मछली करी वाला। एक कहानी है बिहार के एक छोटा सा गांव जलकोरा की। अर्जुन अपनी पत्नी कोमल के साथ रहा करता था। अर्जुन थोड़ा गरीब था, पर मन का बिल्कुल सच्चा। अर्जुन गांव के खाड़ी से मछलियां पकड़कर उन्हें गांव के बाजार में बेचा करता था। मछली ले लो मछली, ताजा ताजा मछली ले लो। अर्जुन के यहाँ से सब लोग मछली लेते थे, क्योंकि वह ताजी मछली बेचा करता था। मछली तो अच्छी लग रही है, आधा किलो दे दो। जी काकी, अभी देता हूँ। अर्जुन उनको मछली दे देता है और वो घर की ओर जाने लगती है। पहले तो अर्जुन की मछलियाँ बहुत ही जल्दी सब बिक जाती थी। हे भगवान, बाजार में अगर इतने लोग एक साथ मछली बेचेंगे तो मेरा काम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यह सब लोग ग्राहकों को बासी मछली बेचते हैं, फिर भी सब लोग सस्ती मछली खरीदने के चक्कर में इन सब से ही मछलियाँ खरीदते हैं। आज फिर से मछली नहीं बिकी और इतनी सारी मछलियाँ बच गई। एक काम करता हूँ, इस सब मछली को घर ले जाता हूँ और आज मछली करी बनाने को बोलता हूँ। मछली न बिकने पर अर्जुन बची हुई मछली लेकर घर चला आता है। कोमल सुनो ना, आज मछली करी खाने का बहुत मन है। क्या तुम आज मछली करी बनाओगे? आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? तुम थोड़ा सा आराम कर लो। आज मैं ही मछली करी और भात बनाता हूँ। अरे आपको खाना बनाना आता है? अरे मुझे सब आता है, मैं मछुआरा जो ठहरा। मैं बचपन में बहुत मछली करी बनाता था। आज मैं मछली करी बनाता हूँ, तुम्हें खाकर बहुत मजा ही आ जाएगा। अर्जुन अच्छी सी मछलियों को काटकर एकदम सुगंधित मसाले से उनमें फिश करी बनाकर तैयार करता है। उसकी बनाई हुई फिश करी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वैसे सच में फिश करी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी खा कर देखना, एक बार खाओगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। तभी अर्जुन और उसकी पत्नी फिश करी खाने लगते हैं। वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतनी स्वादिष्ट फिश करी तो मैंने कभी बनाई भी नहीं। आज सच में जान गई मैं, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। फिर कोमल कुछ देर सोचती है और बोलती है, ऐसे भी आजकल आपकी मछलियाँ बिक नहीं रही हैं। क्यों ना आप ऐसे फिश करी बनाकर बाजार में बेचना शुरू करें? अरे भाग्यवान, यह आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं भी कई दिनों से कुछ काम की सोच रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब तुमने भी बोल दिया, मैं कल ही मछली करी और भात बनाकर बाजार में बेचा करूंगा। अर्जुन और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर फिश करी बनाने की तैयारी करते हैं। अर्जुन अपने हाथों से मन लगाकर फिश करी के अंदर बहुत अच्छी मसाले डालकर फिश करी तैयार करता है। अर्जुन एक पुराने ठेले पर फिश करी और गर्मा गर्म भात रखकर उन्हें बाजार में बेचने निकल जाता है। गर्मा गर्म फिश करी खाने आओ, एक बार खाओगे तो बार बार उंगली चाटते रह जाओगे। मात्र 50 रुपए प्लेट। फिश करी का नाम सुनकर लोग उसके ठेले के पास इकट्ठा हो जाते हैं। वाह भैया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुमने इसका दाम भी बहुत वाजिब रखा है। बाकी फिश करी वाले तो 100 रुपए से कम फिश करी देते ही नहीं है। तुम मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म फिश करी लगा दो। अर्जुन जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म फिश आदमी को दे देता है, तो उसे खाकर वह आदमी अपनी उंगलियां टता रह जाता है। वाह भैया, क्या फिश करी बनाई है। ऐसी फिश करी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। खाओ खाओ दादा, आप ही लोगों का तो प्यार है। तारीफ सुनकर अर्जुन के ठेले पर बहुत सारे लोग फिश करी खाने आते हैं। सभी लोग उसकी फिश की बहुत तारीफ करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी सुरेश अर्जुन को कहता है, भैया एक प्लेट मेरे लिए भी पैक कर दो। अगले महीने मेरे सेठ के बेटे की शादी है। तुम मुझे एक प्लेट फिश करी पैक करके दे दो। मैं अपने सेठ जी को ये खिलाऊंगा। अगर उन्हें यह पसंद आ गई तो तुम्हें शादी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। हाँ हाँ दादा, मैं अभी आपके सेठ के लिए गर्मा गर्म फिश करी और भात पैक कर देता हूँ। अर्जुन सुरेश फिश करी पैक करके दे देता है। सुरेश उसे ले जाकर अपने सेठ जी को खिलाता है। वाह वाह, जिसने भी ये फिश करी बनाई है कमाल कर दिया।
अरे मैंने अपनी बेटे की शादी के लिए इतने रसोइयों के हाथ की फिश करी छकी, लेकिन किसी के हाथ में भी ऐसा स्वाद नहीं देखा। तुम उस आदमी को ये एडवांस पैसे दे आओ, मेरे बेटे की शादी में उसी के हाथ की फिश करी बननी चाहिए। सुरेश पैसे लेकर अर्जुन के पास जाता है। मैंने तुम्हें कहा था ना भैया, मेरे सेठ जी को तुम्हारे हाथ की फिश करी बहुत पसंद आएगी। सेठ जी ने तुम्हारे लिए एडवांस पैसे भेजे। अगले महीने तुम उनके बेटे की शादी में फिश करी बनानी है, याद से आ जाना। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना बड़ा ऑर्डर मुझे दिलाने के लिए। अर्जुन इतना बड़ा ऑर्डर मिला, यहाँ सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। अगले महीने अर्जुन सेठ के बेटे की शादी में फिश करी बनाने पहुंच जाता है। जैसे ही शादी में खाना शुरू होता है, वैसे ही वहाँ पर फिश करी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। सभी मेहमान बाकी का खाना छोड़कर गर्मा गर्म फिश करी खाने के लिए जाने लगते हैं। शादी में सभी मेहमान सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के हाथ की बनी फिश करी की ही तारीफ करते हैं। वाह वाह, क्या फिश करी है। शादी में खाने को इतना कुछ है, लेकिन फिर भी इस फिश करी के आगे मेरा तो कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ यार, मैं भी 2 बार ये फिश करी खा चुका हूँ। अपने इतने रेस्टोरेंट है, लेकिन किसी भी शेफ के हाथों में इतना बेहतरीन स्वाद नहीं है। ये फिश करी जिसने भी बनाई है, सच में हम बहुत ही कमाल की बनाई है। मेहमान सेठ जी को इतनी अच्छी फिश करी खिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। शादी में जितने आए थे, सब दुल्हा और सेठ को ऐसी मच्छी करी खिलाने के लिए धन्यवाद देते हैं, जिस वजह से सेठ जी भी अर्जुन से बहुत खुश हो जाते हैं। तुम्हारे हाथ की फिश करी ने तो कमाल ही कर दिया। शादी में जितने भी मेहमान आए थे बहुत खुश होकर गए हैं। तुम्हारे बाकी बचे पैसों के साथ इनाम के तौर पर तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। अरे सेठ जी, धन्यवाद। मुझे खुशी हुई कि मेरा काम आपको पसंद आया। अर्जुन खुशी खुशी अपने बाकी के पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। तभी कुछ दिन बाद शादी में आए मेहमान में से एक मेहमान रुपेश, जिसका अपना रेस्टोरेंट था, वह अर्जुन के पास आता है। आप ही वो अर्जुन हो ना, जिसने सेठ जी के बेटे की शादी में फिश करी बनाई थी? जी साहब, मैंने ही बनाई थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ गलती तो नहीं होगी मुझसे? दरअसल मैं सेठ जी का रिश्तेदार हूँ। उस दिन जो फिश करी खाई मुझे, वह बहुत स्वादिष्ट लगी। मेरे अपने शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के किसी भी शेफ के हाथों में आपके जैसा स्वाद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे रेस्टोरेंट में काम करें। मैं आपको हर महीने 40,000 सैलरी दूंगा। बाकी अगर आपको यह कम लगी तो आप जितनी सैलरी मांगोगे, मैं आपको उतनी सैलरी देने के लिए तैयार हूं। नहीं साहब, इतनी तनख्वाह तो मेरे लिए बहुत है। आप मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट में फिश करी बनाने के लायक समझे, यही मेरे लिए बहुत है। फिर तुम कल से आ जाना, मैं तुम्हारे घर गाड़ी भेज दूंगा, वो तुम्हें तुम्हारे घर से रेस्टोरेंट तक ले आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मुझे काम देने के लिए। अगले दिन रुपेश अपने ड्राइवर को अर्जुन को लाने के लिए भेज देता है। अर्जुन अच्छी तरह तैयार होकर रेस्टोरेंट में काम करने जाता है। अर्जुन के जाते ही उसके हाथ की बनाई फिश करी से रुपेश के रेस्टोरेंट का काम दुगना बढ़ जाता है, जिस वजह से वह खुश होकर अर्जुन को एक गाड़ी दे देता है। अब अर्जुन हर रोज गाड़ी पर आराम से रेस्टोरेंट जाता और शाम को समय से अपने घर लौट आता। उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होने लगी। कुछ ही सालों में अर्जुन अपना एक अच्छा सा घर बना लेता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। बाहुबली डोसा चैलेंजर। बिहार के छोटे से गांव में नाम आयुष का व्यक्ति रहता था। वो बहुत लालची था। आयुष के पिताजी परमानंद बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वो उस गांव में एक ढाबा चलाता था। उस गांव में एक ही ढाबा परमानंद का था। बहुत ही कम पैसों में अच्छा भोजन और नाश्ता कराता था, लेकिन आयुष को ये सब पसंद नहीं था। वो चाहता था कि कम समय में ज्यादा पैसे कमाया जाए। वाह वाह परमानंद भैया, आप इतने कम दाम में हमको खाना खिलाते हो। ऐसे ही लोग उनके ढाबे पर आया करते थे। एक बार परमानंद बीमार पड़ा और उसने खाट पकड़ ली। बेटा, लगता है मेरी कुछ ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए आप से ढाबा तुम चलाओगे। और ध्यान देना, काम अच्छे से करना और लोगों से बातें भी अच्छे से करना। जी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ढाबा को बहुत अच्छे से संभाल लूंगा।
इस मौके का फायदा उठाकर आयुष ने उस ढाबे पर कब्जा कर लिया। सारे आइटम के दाम बढ़ा दिए, पर लोगों को मजबूरी में आना पड़ता, क्योंकि गांव में यह एक ही ढाबा था। कुछ दिनों बाद परमानंद बिल्कुल ठीक हो गया। वो आयुष के पास गया। ढाबे में भीड़ देखकर परमानंद अपने बेटे से कहता है, मैं जब बीमार था तो तुमने इस ढाबे को बड़े अच्छे ढंग से चलाया बेटे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं संभाल लूंगा इसे। तुम बहुत चला चुके हो पिताजी, एक भी रुपया नहीं बचा पाए, और मुझे देखो, थोड़े ही दिनों में मैंने कितना लाभ कमाया है। तुम देखते जाओ, मैं अपनी होशियारी से सारा घर पैसों से भर दूंगा। अब तुम चिंता छोड़ दो और घर में बैठे रहो। बस मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना खिला दूंगा, और अगर ये सब पसंद नहीं है तो घर छोड़कर जा सकते हो। ये सुनकर परमानंद बहुत दुखी हुआ और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद आयुष ने बाहुबली डोसा चैलेंज कहकर एक नया स्कीम निकाला। उसने ऐलान किया, जो हमारे ढाबे के बाहुबली डोसा को 20 मिनटों के अंदर खाकर दिखाएगा, उसे 6 महीने के लिए हमारे ढाबे में खाना एकदम मुफ्त। यदि सारा डोसा खत्म नहीं कर पाए तो उन्हें उस डोसे की कीमत 5,000 रुपए भरने होंगे। तभी वो चिल्लाने लगता है, कोई भी इसमें भाग ले सकता है। आइए हमारे बाहुबली डोसा चैलेंज को स्वीकार कीजिए, इस बढ़िया मौके को हाथ से ना जाने दें, कहकर खूब प्रचार किया। गांव के बहुत सारे लोगों ने इस चैलेंज को ये सोचकर स्वीकार किया कि 6 महीने तक मुफ्त का खाना खा सकते हैं, पर कोई भी उस डोसा को पूरी तरह से खा नहीं पाया। एक दिन एक साधु आया और आयुष के ढाबा के सामने बैठा। वहाँ पर बाहुबली डोसा तैयार था। आयुष आया। अरे बूढ़े, ये कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। तुम कुछ भी खाओगे तो पैसे देने होंगे। तुम ये बड़ा डोसा देख रहे हो, तुम अगर 20 मिनट के अंदर इसे खाकर दिखाओगे तो 6 महीने के लिए तुम्हारा खाना एकदम मुफ्त मिलेगा। अगर यदि 20 मिनट के अंदर तुम नहीं खा पाए तो इस डोसे की कीमत 5,000 रुपए तुम्हें देने होंगे। समझे बेटा? मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, थोड़ा पानी पिलाओगे? रुको, मैं लाता हूँ। यह कहकर अंदर गया। जब तक आयुष पानी लेकर लौटा, तब तक बाहुबली डोसा टेबल के ऊपर से गायब हो चुका था। ये देखकर आयुष गुस्से में, अरे बूढ़े बाबा, प्लेट में जो डोसा रखा था उसका क्या हुआ? बहुत भूख लगू थी बेटा। तुमने कहा था ना कि 20 मिनट के अंदर अगर मैं इसे खा पाया तो 6 महीने तक तुम मुझे मुफ्त खाना खिलाओगे, इसलिए मैं इसे खा गया। क्या सैकड़ों लोगों ने कोशिश की पर नहीं खा पाए, और तुम कहते हो कि 2 मिनट के अंदर इसे खा गया? तो मैं कैसे विश्वास कर लूं? चुपचाप बताओ कि डोसा कहाँ छुपा कर रखा है। मेरा यूं अपमान करना ठीक नहीं है बेटा। अगर चाहो तो ऐसे 2 डोसा और ला कर दो, मैं तुम्हारे सामने खाकर दिखाता हूँ। धीरे धीरे खबर फैल गई तो सारा गांव उस साधु बाबा देखने आ गए। तब आयुष लाचार होकर 4 बाहुबली डोसा बनाकर उस साधु बाबा के सामने रखा। वो सब 2 मिनटों के अंदर सब चट कर गया। क्या तुम मुझे और 2 डोसा दोगे बेटा? गोविंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आसपास खड़े लोगों ने जोर से ताली बजाई। गोविंद लाचार होकर उस साधु को प्रणाम करके, स्वामी जी, मैंने जितना आटा बनाया था सब खत्म हो चुका है। अब आपको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप कोई साधारण मानव नहीं है, आप मुझ पर रहम कीजिए। बेटा, एक सन्यासी हूं। मैं इस उम्मीद से आया था कि 6 महीने तक मैं तुम्हारे पास मुफ्त का खाना खा सकूंगा। लोगों को देखकर डरकर, ठीक है स्वामी जी, आप हर रोज खाने के टाइम पर आ जाइएगा। अगले दिन बहुत सारे लोगों ने आकर बाहुबली डोसा चैलेंज में भाग लिया। सबने 10 मिनटों में ही बाहुबली डोसा खा लिया। बच्चे भी बड़े आराम से उस डोसे को खाने लगे। आयुष ये सब देखकर बोलने लगा, ये सब धोखा है, सब मिलकर मुझे। इसमें क्या धोखा है भैया? हम सब ने तुम्हारी बाहुबली डोसा चैलेंज में भाग लिया और हम सब जीत गए। 6 महीने तक तुम हमें मुफ्त में खाना खिलाओगे। बस तभी वहाँ साधु पहुँचा। आयुष उस साधु से, स्वामी जी, मेरे अकल ठिकाने आ गए, मुझ पर रहम कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। सारा गांव को 6 महीने तक मुफ्त खाना खिलाने के लिए मैं अपने सारे जमीन जायदाद बेच दूं तब भी कम पड़ेगा। तब साधु ने अपना वेश उतारा।
आयुष ने अपने पिताजी को देखा और हैरान रह गया। पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी पर ये सब कैसे कर पाए? तब परमानंद ने अपने थैली में से एक बोतल निकाला। इसमें से अगर 2 बूंद भी अपने जीभ पर डाल दें तो जितना मर्जी खाना हो आराम से खा सकेंगे। जब मैं घर छोड़कर चला गया तो एक पेड़ के नीचे बैठा था। तब एक साधु ने मेरी कहानी सुनी और मुझे ये दवाई दी और कहा कि तुम्हें सबक सिखाऊं। मेरी अकल ठिकाने आ गए। पिताजी, आज से इस ढाबे को मैं बड़े ईमानदारी से चलाऊंगा। आप भी मेरे साथ ही रहो। ये सुनकर परमानंद खुश हुआ। तुम्हारे पिताजी का लिहाज करते हुए बिना मारे हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। आगे ध्यान से रहो, कहकर चले गए। तब से आयुष अपने पिता के ईमानदारी से ढाबा चलाने लगा।